हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक्सपर्ट क्लासेस साधना त्यागी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शिक्षा मनोविज्ञान यानी कि सीडीपी की ऐसी क्लास जिसमें हम कराने वाले हैं 15 प्रश्न। लेकिन इसमें जो भी प्रश्न होंगे आपके वो बहुत ही ज़्यादा सीटेट एग्ज़ाम में ट्रेंड होते हैं, महत्वपूर्ण हैं आप सबके लिए। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, टेट के लिए क्वेश्चन नहीं है लेकिन सीटेट के जो है पेडागॉजिकल कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, पेडागॉजिकल क्वेश्चन है यहाँ पर। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न है कि बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। ठीक है, कौन सा कथन सर्वोत्तम की बात किया जा रहा है कि बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन यहाँ पर सबसे ज़्यादा कह सकते हैं उचित है, सर्वोत्तम है। तो सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। देखो, पेडागॉजिकल क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं आपके सीटेट एग्ज़ाम में। अगर इन प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़ लोगे, अगर आप सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और एक महीना अगर आप जम के मेहनत कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो आपका 130 प्लस कहीं नहीं गया है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है, कौन सा कथन इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा है। तो सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, या फिर कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो देखिए, इंडिविजुअल डिफरेंस होता है सभी में। प्रत्येक बच्चा एक जैसा नहीं होता है। ठीक है, कि होता है प्रत्येक बच्चा एक जैसा, कोई बच्चा एक जैसा नहीं होता है। सभी के सोच में क्या होती है, भिन्नता होती है। तो यहाँ पर पूछा गया सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, तो आपका ए ऑप्शन कट जाता है। ठीक, और कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, तो कुछ बच्चे विशिष्ट नहीं होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। विशिष्ट का मतलब होता है जिसमें कुछ अलग से सृजनशीलता हो। ठीक, तो कुछ नहीं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, ये भी कट जाएगा। और कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, नो, ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो गया कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। कैसे होता है, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कैसे होता है, क्वेश्चन आता है। तो देखिए, सभी बच्चों में कोई ना कोई कला होती है, सभी बच्चों में कोई ना कोई कला होती है, कोई ना कोई रुचि होती है, वो अपने आप में विशिष्ट होते हैं। बस उन कला को बाहर निकालने वाला इंसान कम ही मिलता है। कुछ बच्चे की जो भी उनकी रुचि होती है, उनका वो चीज़ तो बाहर आ जाता है कि वो, अगर उनका मन है कि हम इंजीनियर बनेंगे, इंजीनियर बन जाते हैं, डॉक्टर बनने की इच्छा है, डॉक्टर बन जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे हैं, कुछ परिस्थितियों के कारण, कुछ शारीरिक, कुछ आर्थिक, यानी कि कुछ न कुछ दिक्कतों के कारण वो अपने सपने को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, चाहे किसी भी जो है खेल में हो या फिर कोई और एंटरटेनमेंट में हो, किसी भी चीज़ में प्रत्येक बच्चा क्या होता है, विशिष्ट होता है। सब अपने में बहुत अच्छे होते हैं। क्लियर? तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। जब भी ऐसे प्रश्न आता है तो आप लगाइएगा प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का सही क्रम है। मानव विकास का सही क्रम यहाँ पर पूछा गया है कि मानव का जब विकास होता है उसका सही क्रम क्या है। तो शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था। क्या पहले शैशवावस्था आता है, उसके बाद किशोरावस्था आ जाता है, फिर बाल्यावस्था आता है, फिर प्रौढ़ावस्था। तो देखिएगा, सबसे पहले आपका शैशवावस्था आता है, उसके बाद बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था। यानी कि 0 से 5 वर्ष शैशवावस्था, और 6 से 12 वर्ष बाल्यावस्था, और 12 से 18 वर्ष किशोरावस्था, और जो 18 से ऊपर होते हैं, 18 से जो ऊपर होते हैं वो क्या होते हैं, प्रौढ़ावस्था। 18 से ऊपर 32, 33, 60 तक, 90, 80 तक, यानी जब तक उनका जो है लास्ट तक, तो प्रौढ़ावस्था में आ जाते हैं। तो जब भी पूछा जाता है कि मानव विकास का सही क्रम, तो लगाइए आप बी ऑप्शन को, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रश्न नंबर 3 है कि शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। अगर आप एक शिक्षक हैं, अगर आप हिंदी के शिक्षक हैं, मनोविज्ञान के हैं, पर्यावरण के हैं, संस्कृत के हैं, मैथ के हैं,
तो यहाँ पर पूछा गया कि शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, तो सबसे पहले कि अध्यापन विषय का, जो विषय वो पढ़ा रहे हैं उनका ज्ञान होना चाहिए एकदम क्लियर। जो विषय वो पढ़ा रहे हैं, अगर मैथ पढ़ा रहे हैं तो उस विषय का पूरा ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद बाल मनोविज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए, बालक यानी बालक के बारे में ज्ञान होना चाहिए। बाल मनोविज्ञान का अपने विषय का तो ज्ञान होना चाहिए, बट उनको बाल मनोविज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए। अगर मैथ पढ़ा रहे हैं तो बच्चों के बारे में भी कुछ उनको जानने का हक है, ठीक। और शिक्षा संहिता का या फिर अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान, तो देखिए अगर ये दोनों को आप जो है अलग अलग करते हो तो यहाँ पर दोनों विकल्प सही हैं, लेकिन जब आपको सटीक और बड़ा उत्तर मिल जाता है तो क्या लगाएंगे आप, डी ऑप्शन को लॉक कर देंगे कि अध्यापन विषय का यानी कि अपने विषय का ज्ञान होना चाहिए और बाल मनोविज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए। तो डी ऑप्शन यहाँ पर एकदम राइट हो जाता है। और सीटेट में एक चीज़ आप और भी नोट करिएगा कि जब भी आपको न समझ है कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन को हम टिक करें, तो जो बड़ा आंसर हो वही को आप टिक कर दीजिएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, ठीक है। पूछा गया कौन सा सम्मिलित नहीं है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण, तो यहाँ पर आपको पता लगा कि पियाजे ने अपने विकास में 4 चरणों को बताया है। कौन कौन से, संवेदीगामक अवस्था जिसको बोलते हैं इंद्रियगामक अवस्था, संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पर आपको कौन कौन सा मिल रहा है, इंद्रियगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त मिल रहा है, लेकिन आपको क्या नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर आपका जो है उत्तर संक्रियात्मक अवस्था, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो मूर्त होना चाहिए। मूर्त की जगह जब उत्तर संक्रियात्मक अवस्था है तो यही पियाजे ने नहीं दिया है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 है, 1 वर्ष तक के शिशु, जब बच्चा 1 वर्ष का होता है तब वो आँखों से देखता है, कान से सुनता है, वह हाथों से सोचते हैं, ठीक। यानी कि आँख, कान, हाथ सभी को हिलाते हैं इधर उधर। अगर उसकी मम्मी लेफ़्ट साइड से आ रही है तो लेफ़्ट साइड को देखता है। अपने हाथ, अगर कोई खिलौना रखा है बिस्तर पे तो खिलौनों, अगर वो लेटा है तो बिस्तर वो खिलौनों को हिंचता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें वो करता है। कितने साल का बच्चा, 1 साल की बात की जा रही है। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है, यानी कि वो कौन सा स्तर शामिल होता है, कौन सा स्तर में है, कौन सी अवधि में है। तो 1 साल का बच्चा जब 1 वर्ष का है तब वो किस में आएगा, पूर्व संक्रियात्मक स्तर, इंद्रिय जनित गामक स्तर, अमूर्त संक्रियात्मक या फिर मूर्त संक्रिया। तो मूर्त की बात तो 11 से होती है, ठीक है, 11 से होती है। और अमूर्त का मतलब होता है जो 11 से ऊपर हो। तो इंद्रिय से सोचता है 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं, तो आँख, कान, नाक, ये सब क्या है, इंद्रिय है हमारी। तो यही आपका राइट विकल्प हो जाएगा, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सृजनवाद में बच्चे सीखने की प्रक्रिया में निष्क्रिय रूप से प्रतिभाग करते हैं। सृजनवाद में बच्चे क्या करते हैं, जब कोई चीज़ को सीखते हैं तो क्या करते हैं, बच्चे सीखने की प्रक्रिया में निष्क्रिय रूप से प्रतिभाग करते हैं। शिक्षा शिक्षक केंद्रित होती है, शिक्षा बाल केंद्रित होती है, शिक्षा व्यवहारवादी होती है। तो यहाँ पर देखिए सृजनवाद की बात की जा रही है। जब बच्चा कोई चीज़ सीखेगा, लर्निंग इज़ डूइंग, जब कोई चीज़ बच्चा सीखेगा तो शिक्षा कैसी होगी, शिक्षा जो है बाल केंद्रित होगी, तभी तो सीखेगा। जब शिक्षा बाल केंद्रित होगी तभी सीखेगा। तो इसलिए लॉक करिए सी ऑप्शन कि सृजनवाद में शिक्षा बाल केंद्रित होती है, क्लियर। यहाँ ये नहीं होगा शिक्षा शिक्षक केंद्रित होगी। बच्चे सीखने की प्रक्रिया में निष्क्रिय रूप से जब प्रतिभाग करेंगे तो उनका सृजनवाद कैसे होगा, ठीक। अब प्रश्न नंबर 7 है कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या होता है, बाल केंद्रित शिक्षा क्या है, ये आप कह सकते हैं। तो जब बाल की, एक बार मैं आपको बताना चाहूँगी, जब बाल केंद्रित शिक्षा में हम बच्चों को ही प्रमुख, यानी फर्स्ट प्रायोरिटी हम बच्चों को ही देंगे। तो बच्चों के अनुभव और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। शिक्षक तो आप काट ही दीजिए, क्योंकि यहाँ जब बाल केंद्रित की बात की गई है तो सबसे पहले जहाँ पर आपको बालक के बारे में दिख जाए पॉजिटिव पॉइंट, तो वही आपका क्लियर है। निर्धारित सूचना का अनुसरण करने में बच्चों को सक्षम शिक्षा बनाना। क्या कोई सूचना दे रहा है तो क्या उसी में आपको जो है उनका बोलोगे आप कि अनुकरण करो, उनका अनुसरण करो आप, तो ये भी आपका कट जाएगा।
कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक का आगे आगे होना। कक्षा में अगर सारी बातें सीखने के लिए क्या शिक्षक आगे आगे बढ़ेगा, तो ये भी आपका कट जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा, जब शिक्षा बाल केंद्रित होगी तो बच्चे के अनुभव और उनकी आवाज़ को ही हम प्रमुखता देंगे। ठीक है, उनके अनुभव और आवाज़ को बच्चों के प्रमुखता देंगे। क्लियर। प्रश्न नंबर 8 है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है कि दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है एनसीईआरटी 2009 कितने वर्ष के बच्चों के लिए। ठीक, दिव्यांग बच्चे, जो दिव्यांग का मतलब होता है जिनको दिखाई नहीं देता, जिनको सुनाई नहीं देता, जो विकलांग है, तो जो है एनसीईआरटी 2009 है, ये जो है कितने वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का अधिकार प्राप्त करता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में सामान्य बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम दिव्यांग बच्चों के लिए 6 से 18 वर्ष निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। यानी कि जो अभी आप आगे प्रश्न देखेंगे कि जो यहाँ पर पूछा गया दिव्यांग बच्चे, तो आपके यहाँ पर कुछ नहीं देखना है। ज़्यादातर बच्चे यहाँ से लगाएंगे 6 से 14 वर्ष तक के लिए, तो ये आपका ऑप्शन कट जाएगा। सबसे पहले 6 से 14 वर्ष जो है वो तो सामान्य बच्चों के लिए है। ठीक है, सामान्य बच्चों के लिए है। यहाँ पर पूछा गया दिव्यांग बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्राप्त है, तो 6 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए। ठीक है, एनसीईआरटी 2009 6 से 18 वर्ष के दिव्यांग बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देती है। क्लियर। तो जब भी ऐसे प्रश्न आए दिव्यांग रहे वहाँ पर रहे, तब आप लगाइएगा 6 से 18 वर्ष के लिए, और सामान्य आ जाए तो क्या लगाएंगे 6 से 14 वर्ष। क्लियर। अब प्रश्न नंबर 9 है, देखो यहाँ पर वही उसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है सामान्य बच्चों के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दिव्यांग तो दिया नहीं गया है। तो भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है, तो 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए, यानी कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए भारत के संविधान में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है। क्लियर। प्रश्न नंबर 10 है, बुद्धि क्या है। बुद्धि क्या है भाई, बुद्धि क्या है, तो कार्य करने, सिंपल सी बात है, कार्य करने की योग्यता है। जो हम करते हैं अगर उसमें योग्य हैं वही बुद्धि है। सब अपने अपने बुद्धि का प्रयोग करता है, कोई पैसा कमाने में, कोई चोरी करने में। ठीक है, तो बुद्धि क्या है, कार्य करने की योग्यता है। तो यहाँ पर कौन सा सही विकल्प हो जाएगा, तो एक अकेला और जाति विचार है, गलत, बिल्कुल भी गलत। बुद्धि ये नहीं है। दूसरे को अनुकरण करने की योग्यता, ये भी नहीं है। दूसरे को अनुकरण करने की योग्यता बुद्धि थोड़ी ना है, तो नकल हो गया। एक विशिष्ट योग्यता, ये भी गलत है। तो यहाँ पर हो जाएगा बुद्धि क्या है, सामर्थ्यों का एक समुच्चय क्या कहलाता है, बुद्धि कहलाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सीटेट एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो जब भी पूछा जाए बुद्धि क्या है, तो सामर्थ्यों का एक समुच्चय है, वही बुद्धि है। क्लियर। प्रश्न नंबर 11 है कि बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। द्विखंड मतलब द्विकारक। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, स्पीयरमैन, थर्स्टन, गिलफोर्ड या फिर गेनेल। लगाइएगा स्पीयरमैन। ठीक है। प्रश्न नंबर 12 है कि बहिर्मुखी व्यक्ति वह होते हैं। बहिर्मुखी व्यक्ति वह होते हैं जो सामाजिक व मित्रवत होते हैं। मित्र, तनाव रहित होते हैं, ये दोनों होते हैं, इसमें से कोई नहीं होता है। तो बहिर्मुखी व्यक्ति वह होता है, जैसे बच्चे हो गए। बहिर्मुखी व्यक्ति वह होता है जो तनाव रहित होता है, जो सामाजिक होता है, जिसके बहुत सारे मित्र होते हैं, जो हंसता रहता है, वही क्या है, बहिर्मुखी है, जिसको किसी से कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर ये दोनों होते हैं। ठीक है।
जो तनाव रहित होगा, जो अकेला होगा। देखिए, जो बहिर्मुखी व्यक्ति होता है, जो अपनी बातों को वो किसी से भी शेयर कर सकता है। जो अंतर्मुखी व्यक्ति होते हैं वो अपनी बातों को जल्दी किसी से शेयर नहीं करते हैं। उनके ज़्यादा मित्र भी नहीं होते हैं, वो ज़्यादा सामाजिक भी नहीं रहते, वो ज़्यादा अकेले रहना पसंद करते हैं। तो इसलिए बहिर्मुखी व्यक्ति जो होते हैं वो सामाजिक व मित्रवत होते हैं और तनाव रहित होते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 है, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कर दीजिए, जिससे और भी लोग इस वीडियो का लाभ ले सकें। तो क्वेश्चन नंबर 13 है कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण कभी कभी ऐसे ही पूछा जाएगा, ये इतना नहीं पूछा जाएगा, कभी कभी पूछा जाएगा TAT का विकास किसने किया। और यहाँ पर पूछा गया है कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT का विकास किसके द्वारा हुआ। ठीक है, यहाँ पर देखो डॉट है, किसके द्वारा हुआ। तो इसका TAT सबसे पहले जान लीजिए कि TAT का फुल फॉर्म क्या होता है। थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। ठीक है, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट होता है। तो इसका हिंदी होता है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का विकास किसने किया, किसके द्वारा हो गया। तो लगाइएगा मॉर्गन एवं मुरे। ठीक है, मॉर्गन एवं मुरे, मरे मुरे कुछ भी लगाइए। ठीक। और एक और भी पूछा जाता है CAT, जिसको क्या बोलते हैं, कैट है। CAT चाइल्ड अपरसेप्शन टेस्ट, चाइल्ड अपरसेप्शन टेस्ट। कैट का मतलब क्या होता है, बिल्ली। बिल्ली से याद रखिएगा बैलक को, बिल्ली से याद रखिएगा बैलक को। जब पूछा जाए TAT का विकास किसने किया तो मॉर्गन एवं मुरे, और पूछा जाए CAT का विकास किसने किया तो बैलक। CAT कैट मीन्स बिल्ली और बैलक। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 है कि कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट करते हैं कि कक्षा में परिचर्चा यानी कि कक्षा में चर्चा हो रही है, बात हो रही है, तो उसके बात करने के दौरान एक शिक्षक जो है लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। कक्षा, यह किसका उदाहरण है। ठीक है, यह किसका उदाहरण, यानी कि लड़कियों को क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है और लड़कों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहा है। जिससे होता नहीं क्लास में कि अगर हम कोई कहानी कह रहे थे तो कोई कविता कह रहे होते हैं तो लड़कियों के बार बार लड़कियों को ना देखते हुए लड़कों को ऊपर ध्यान देके उन्हीं को बताते हैं, उन्हीं की ओर उन्हीं को खड़ा करके पूछते भी हैं। तो इसका मतलब कि लड़कियों को इग्नोर कर रहे हैं और लड़कों पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, तो जेंडर संबद्धता होता है, जेंडर समरूपता होता है, जेंडर पहचान होता है, या फिर जेंडर पक्षपात। तो पक्षपात कर रहा है, यानी कि लड़कियों की तुलना में जब लड़कों पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है तो क्या कर रहा है कि जो है जेंडर पक्षपात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका C ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और क्वेश्चन नंबर 15 है कि संवेगात्मक स्थिरता सबसे अधिक होती है। संवेगात्मक स्थिरता सबसे अधिक कब होती है, यानी हमारे संवेग जो है स्थिर कब होते हैं, जब हमारे संवेग स्थिर होंगे। इसका मतलब कि हम क्या हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, अपने संवेगों पर कंट्रोल करना सीख गए हैं। तो इसका मतलब हम बड़े हो गए हैं। जब बड़े हो गए हैं तो क्या हो गया, यहाँ पर हो गया किशोरावस्था। अपने संवेगों पर कंट्रोल पाना ही क्या कहलाता है, संवेग की स्थिरता कहलाता है। तो इसका मतलब को किशोरावस्था है। किशोरावस्था में बच्चा क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है और अपने संवेगों पर नियंत्रण कंट्रोल कर पाता है। ठीक। तो ये थे दोस्तों आज के 15 क्वेश्चन। तो आपको वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। अगर आप सेशन में पहली बार वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागी, एक्सपर्ट क्लासेज।